गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज की। यानी कि एक न्यू बुक है, क्लास 8 की न्यू बुक है जिसका फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। तो देखो, डिस्टर्बेशन डिस्टर्बेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दियर इम्प्लीकेशंस। तो देखो, हम इसको पढ़ेंगे। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अवर प्लेनेट और इवन विद इन कंट्रीज। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब जैसे मान लो कहीं पर नदियां हैं तो कहीं बिल्कुल ही पानी नहीं है, तो ये अनइवन है। मतलब पूरी जगह, जैसे मान लो कि जैसे इंडिया के अंदर जैसे राजस्थान में पानी कम है और कहीं तो इतना पानी है जहाँ बाढ़ आ जाती है। तो ये दोनों तरीके की चीज़ें हैं, ये हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर This uneven distribution, this uneven distribution shapes human settlements, trade patterns and international relations। तो इसी की वजह से हमारे ये चक्कर पड़ता है कि कहीं पर हमें ट्रेड करना पड़ता है। जैसे एक जगह कोई चीज़ है तो दूसरी जगह नहीं है, तो हमें वहाँ पर बिजनेस करना पड़ेगा, वहाँ पर वो चीज़ें पहुँचानी पड़ेगी। तो इसकी वजह से कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। आप सब जानते हैं अभी ईरान और अमेरिका और इसराइल की लड़ाई हो रही है, तो वो तेल को लेकर हो रही है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज है और दूसरे कंट्रीज में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वजह से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, हम इस मैप को स्टडी करेंगे। इसके अंदर हमें बताया गया है, देखो, ये कोल है, ऑयल है, आयरन ओर है और बॉक्साइट है। तो हम देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के अंदर हमें कोयला, ये जो ब्लैक ब्लैक है, कोयला हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये वाला जो एरिया है झारखंड का एरिया है, तो झारखंड में हमें ये सब मिलता है। झारखंड में ज़्यादा कोयला वगैरह मिलता है हमें, और एक यहाँ पर मिलता है और एक यहाँ पर मिलता है। साउथ में ये है और ये यहाँ पर हमारा। ठीक है, इसके अलावा ये ऑयल है, तो इंडिया में ऑयल बहुत कम एरिया में मिलता है, इतने से एरिया में, बाकी हम इम्पोर्ट ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयरन ओर, तो इंडिया में आयरन ओर ज़्यादा है। देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, इनके कंपैरिजन में आयरन ओर ज़्यादा है। और इसके अलावा बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट ये हमारा इस एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अपने? चलो, हम मैप तो समझ ही सकते हैं, आराम से हमें क्लियर हो जाएगा। देखो, तो आपने झारखंड का एरिया देखा होगा, रानीगंज हो गया, झारिया हो गया और बोकारो हो गया, यहाँ पर हमारे कोल ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडस्ट्री लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो देखो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स के आसपास अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें क्या होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, लोगों को वहाँ जॉब वगैरह ज़्यादा मिलती है। ठीक है, टाउनशिप ग्रोज अराउंड देम एंड एक्सपैंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो लोगों को वहाँ पे पैसे की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, तो लोग वहाँ पे रोजगार मिलता है। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल। तो लाइफ एक अच्छी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपना? तो वी हैव एग्जाम्पल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन सोर्सेज रिच एरियाज हु हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ देयर होम टू फैसिलिटेट सच डेवलपमेंट्स। तो देखो, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कोई, जिस किसी ने पढ़ाई कर ली, अब पढ़ाई कर ली तो उनके एरिया में जॉब नहीं है, तो उनको आईटी कंपनीज के लिए बैंगलोर रहना पड़ेगा या फिर दिल्ली रहना पड़ेगा। तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज है और हमारे आसपास रिसोर्सेज नहीं है। इन सब केसेस दियर स्कैर्ड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। तो इसकी वजह से कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। देखो, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज combined with human knowledge and skills, these can create unique products like the woods and steel. As we know, trade fueled the development of large empires in India। तो हम जानते हैं फ्यूल का भी हम ट्रेड करते हैं, साथ में हम बहुत सारी चीज़ों का करते हैं। तो देखो यहाँ पे, ये हमारा एक एरिया है, यहाँ पे दिया हुआ है शेयर्ड वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का हम वाटर शेयर करते हैं। ठीक है, किसके साथ? चाइना के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब हमारे जो भगवान है, नेचर मतलब भगवान ही मान लो या किसी के कोई अल्लाह मान लो, किसी के भी। तो देखो, नेचर ने हमें सब कुछ चीज़ें दी हुई है। दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्ड्स द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट्स एज वेल एज द कंट्रीज। तो क्या हो गया, लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, एक बाउंड्री सेट कर दी है कि भाई लोगों ने बनाया है, नेचर ने हमें कोई बाउंड्री नहीं दी पर लोगों ने उसको बाउंड्री बना दी। तो इसी की वजह से लड़ाइयाँ चालू हो गई, भाई हमारे एरिया में तो ये ज़्यादा, हम तुम्हें तब देंगे जब
तब तुम हमारी बात मानोगे। वन एग्जाम्पल है शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर अमंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पंडुचेरी। तो कावेरी रिवर का जो प्रॉब्लम है ये बहुत टाइम से चलती आ रही है और इससे रिलेटेड वहाँ पे क्या स्टेट्स में लड़ाई भी चलती रहती है। तो negotiations and draft management were required to maintain peace and fair sharing. Of course, reaching such agreements between neighboring countries is not easy. ठीक है, तो ये सब सीधी सी बात है, एग्रीमेंट बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। अब देखो द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कर्स मतलब श्राप कैसे बन जाते हैं, मतलब भगवान ने हमें सारी चीज़ें दी है लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे बन जाते हैं उसका हमें ध्यान रखना है। तो देखो हैविंग अब्यूंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। देखो अगर आपके पास कोई चीज़ है बहुत मात्रा में है तो आप उसको किसी को भी मतलब आपके पास वो बेनिफिट नहीं देगा जब तक हमारे पास कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं हो तब तक। देखो सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मान लो जैसे मान लो कहीं पर अपने पास कहीं पर जैसे अभी ईरान की बात कर मान लो, उसके पास बहुत सारा तेल है और वो उस तेल का क्या करेगा, जब तक उसको सेल ही नहीं करेगा, किसी को देगा ही नहीं, वो अकेला तेल रख के करेगा क्या, इतना तो वो यूज भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अ फिनोमिनन इकोनॉमिक्स कॉल नेचुरल रिसोर्स कर्स। तो देखो क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्स है फिर भी उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि पैसा हमें देश में या उस इंसान को या उस संस्था को कम मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स कर्स। ठीक है, और द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, तो ये हमें ध्यान रखना है। Put very simply, this means that often having plenty of natural resources does not automatically mean that a country is rich. तो ये हमें ध्यान रखना है। Frequently, economies are unable to develop industries that convert to the resources into products of higher value. मतलब जब तक हम किसी भी चीज़ को हाई वैल्यू तक नहीं पहुंचाते तब तक वो नेचुरल रिसोर्सेज कर्स ही होता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर पार्ट, और तो हम ये आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबल रिमेन्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको कैसे पहुँचा सकते हैं। बट ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ह्यूमन नॉलेज की ज़रूरत होगी कि हमें किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे पास मान लो सोना है, अब हमें पता ही नहीं है हमारे पास गोल्ड है कि नहीं है, तो अगर मान लो गोल्ड है और हमें उसको पता है कि इसका काम कैसे, इससे पैसे कैसे ले सकते हैं, तो उस तरीके से उसके लिए नॉलेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाहिए गुड गवर्नेंस चाहिए एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए ताकि हम उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकें। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो हम जो ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, हमें देखो सब जानते हैं हमारे पास सारी चीज़ें सामने सामने भगवान ने सब कुछ सामने दिया है, लेकिन अगर हमें यूज़ करना ही नहीं आएगा तो हमारे लिए सब बेकार है। इसलिए अभी जो न्यू बुक्स आई है उनके अंदर ये डाला गया है कि हमारे पास रिसोर्स, अगर जब हम आगे बढ़े होंगे, हम कुछ स्टडी करेंगे तो हम हमने जो स्टडी करी है हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो अब देखो सस्टेनेबल लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट वी रेस्पेक्ट नेचर एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट इनेबल्स द रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब हम उसको कैसे कैसे बार बार यूज़ कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का जो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आज के टाइम पे सोलर पैनल है जो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वो एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस। ठीक है, उनका एक अच्छे से यूज़ करना नॉन रिन्यूएबल का भी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। Scientists studying these aspects have warned that the irresponsible treatment of natural resources has led to pollution, biodiversity loss and climate change। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। अगर हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे अच्छे से नेचुरल रिसोर्स का तो पॉल्यूशन होगा, बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारे जो जानवर है अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है वो ख़त्म हो जाएगी, क्लाइमेट बहुत चेंज हो जाएगा जैसा कि हो रहा है। ठीक है, देखो रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम वापस रिन्यूएबल सोर्सेज का वापस से अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं उसको हमें देखना।
Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity of regenerate. देखो, many farmers in our country extract groundwater for irrigation purpose. In most states, the extraction rate is greater than the rate of which the water टेबल इज रिप्लेनिश। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई किसान है, वो किसान बार बार अंडर वाटर से पानी ले रहा है, मतलब जैसे बोरिंग से ले रहा है, हेडपम्प से ले रहा है, तो पानी ज़्यादा ले रहा है और बारिश से पानी कम जा रहा है, तो वो कितना निकालेगा, इतना पानी बचेगा ही नहीं, तो वो निकालेगा क्या? ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। Over time, the deficit rate at which the water table is this replenish build up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability. इसी वजह से उसको अनअवेलेबिलिटी हो रही है कि मतलब पानी आ सकता है पर फिर भी वो उसका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहा, इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि पानी है ही नहीं। It has been predicted that many of our growing cities will run out of groundwater soon. ठीक है, सभी जगह ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। इनिशिएटिव टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव बीन लॉन्च्ड टू रेमेडी दिस। हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वापस ग्राउंड वाटर को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, rejuvenation of ponds and tanks, cutting down on waste consumption of water, प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम ऑफ स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट्स। तो देखो, जो पुराने ज़माने में करते आ रहे थे ना, पॉन्ड्स और टैंक्स बना के, कटिंग डाउन द वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, वापस से ग्राउंड वाटर को रिस्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। सॉइल भी डिग्रेडेशन होता है, सॉइल ख़राब हो जाता है हमारा। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसिडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, प्रैक्टिसेस लाइक द यूज़ ऑफ काउ डंग एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर। देखो क्या हो गया, पहले लोग पुराने ज़माने में थे, फिर नए लोग आए, उन्होंने केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करना शुरू करा, पर वो केमिकल्स जो थे वो ग्रोथ तो अच्छी दे रहे थे, लेकिन साथ में वो हमारी सॉइल को पूरी तरीके से ख़राब कर रहे थे। तो हमने देखा कि भाई ये सॉइल ख़राब हो रही है, तो वापस पुराने मेथड पे जा रहे हैं, वापस हम लोग काउ डंग, गाय का गोबर और नेचुरल फर्टिलाइज़र का ही वापस यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम वापस अच्छी फसल ग्रो कर सकें और मिट्टी भी अच्छी रहे। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इनेबल होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ कैसलेट फ्रॉम पंजाब। तो देखो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ग्राउंड वाटर का पंजाब के लिए एक नुकसान बन चुका है। देखो, अ क्राइसिस हैज़ अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब। देखो, पंजाब का जो लैंड होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, बिकॉज यहाँ पे 5 रिवर आके मिलती है। तो पंजाब का नाम ही किसे बना है, क्योंकि यहाँ 5 रिवर्स है। ठीक है, 5 रिवर है। देखो, पंजाब का नाम ही है पंजाब, जा मतलब पानी, पान मतलब 5, तो इससे बना हुआ है ये। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन सेवियरली डिप्लेटेड, मतलब कम होता जा रहा है। पंजाब वाज होम टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंडिया का, उसका जो मेन फोकस था वो पंजाब था। दैट फेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, मतलब ये हमें खाना देती है, सबसे ज़्यादा जो खाना आता है वो पंजाब से आता है। एंड कंट्रीब्यूट टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, तो मतलब ये हमें किसी से फूड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ पंजाब। Today, the same state faces issues of sustainability. Nature has been exploited beyond regeneration, at least in the short term. However, this concern is not particular to Punjab. देखो, सब जगह ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हम उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, मतलब उनको वापस वो चीज़ प्रॉपर मिल नहीं रही है जितना वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसको सुधारना है। ठीक है, इन द 1960s फार्मर शिफ्टेड टू हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ वीट एंड पैडी। देखो, 1960 में फार्मर ने क्या करा था, अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी की पैडी, मतलब गेहूं और चावल को यूज़ करना शुरू करा था, उगाना शुरू किया था। दिस रिक्वायर्ड मोर वाटर, तो इसमें ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, एंड देन द ट्रेडिशनल सीड्स, द फार्मर बिगेन टू एक्सटेंड ग्राउंड वाटर, तो वो ज़्यादा पानी की वजह से ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करने लगे। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, a situation is still prevalent in much of India today. Modern farming techniques also require the use of chemical
पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। द कंबाइंड इफेक्ट to these factors is that the groundwater level in a large part of Punjab has become inaccessible till depth of about 30 मीटर, मतलब 30 मीटर से भी नीचे चला गया है, ठीक है। एंड द केमिकल्स फ्रॉम द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर हैव डिजोल्व इन द ग्राउंड वाटर कोजिंग हेल्थ हैजार्ड्स। तो आज जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में क्यों नहीं लग पा रहा है, क्यों इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सबको क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो हम फसल वगैरह उगा रहे हैं उसमें ग्राउंड जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर में भी जा रहा है और साथ में वो हमारी फसलों में भी आ रहा है और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी आ रहा है। तो हमें नेचुरल मेथड्स का ही यूज़ करना चाहिए जो पुराने ज़माने से चले आ रहे थे, जिससे हमें एक हेल्दी खाना मिल रहा था। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहीं से ही आ रही है। देखो, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज़ बीन क्लासिफाइड इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। इन अदर वर्ड, वी हैव ड्रॉन वाटर इन एट अ रेट मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना रेड हो रहा है, तो रेड का मतलब है कि जो ज़्यादा रेड हो रहा है इसका मतलब है कि बहुत नीचे चला गया पानी यहाँ पर, ठीक है। और ये थोड़ा ब्लू है जहाँ पे, इसका मतलब है कि वहाँ थोड़ा पानी है। तो देखो आपको कितना हम इसके अंदर देख रहे हैं, पूरा पंजाब का पार्ट है, तो ये कितना ज़्यादा ये रेड रेड हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे चल चुका है। देखो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये है हमारा जैसलमेर फोर्ट ऑफ राजस्थान, अ मड स्ट्रक्चर बिल्ट इन द 12th सेंचुरी एंड रिफर्बिश्ड लेटर यूजिंग सैंडस्टोन। बाद में ये सैंडस्टोन से दोबारा बनाया गया था, ठीक है। तो देखो द केस ऑफ सीमेंट, अब हम सीमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो बात करी वो मिट्टी वगैरह की बात करी, सॉइल ग्राउंड वाटर की बात करी, अब सीमेंट क्या है। देखो, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। आवर हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब में सीमेंट का ही काम होता है। मतलब हम जो भी चीज़ें बनाते हैं सब में सीमेंट के बिना कुछ नहीं होता। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज। The process of production release the dust enters our lungs and those of animals damaging them। मतलब जो प्रोडक्शन होता है ना इसका, उसकी वजह से हमारे लंग्स में भी दिक्कत होती है और हमारी बॉडी में भी इश्यूज होना शुरू हो जाता है। एंड कॉजिंग सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन टू। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ क्रिएटेड गाइडलाइंस टू द सीमेंट फैक्ट्रीज टू इंश्योर द पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड, ठीक है। तो सीमेंट की वजह से ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन एडिशन देयर इज अ मूव टुवर्ड क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल to reduce pollution. These include the use of traditional materials like stone and mud। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करके हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स एंड रिसाइकल मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक्स, ठीक है। देखो ये भी हमें ध्यान रखना है, इससे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ट्रेडिशन Traditional materials and methods are being combined with modern technology। मतलब हमें यूज़ तो ट्रेडिशनल मटेरियल और मेथड्स का ही करना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी मॉडर्न होनी चाहिए, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमें नुकसान भी नहीं होगा तब। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज लेस पॉल्यूटिंग, प्रोवाइड लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ केस लेट फ्रॉम सिक्किम, अब हम सिक्किम की बात कर रहे हैं। सिक्किम में क्या इशू है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम। देखो, पेमास फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस्ड डिक्लाइन yields and mounting debts from expensive chemicals inputs। मतलब ये केमिकल्स डालते हैं उसकी वजह से इनको क्या है, बहुत ज़्यादा उधार लेना पड़ गया था। when the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state। अब इन्होंने वापस पुरानी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करनी बिना केमिकल वाली। पेमास फैमिली डिसाइड टू ट्राई, इट वॉज नॉट एन easy transition, initially the yield dropping as the soil was recovering from years of chemical use। The family switched to compost, preparing natural pest repellents, using neem and garlic and starting growing multiple crops across the year। तो इसका मतलब है वो वापस इसमें आ गए, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करके काफ़ी अच्छा उन्होंने कमा लिया था। आफ्टर अबाउट 5 years Pema's farm was thriving। She was able to sell her cardamom, ginger and traditional vegetables at premium prices। In 2016, Sikkim became 100% organic state with all its farmland certified organic। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
कि सिक्किम में क्या बन गया था, ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सर्टिफाइड जगह बन गया था। द इफेक्ट्स वर ट्रांसफॉर्मेशनल, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लोरिश्ड with beneficial insects and birds returning. Tourism increased as visitors came to see the organic farming models, and farmers' income grew by 20% on average. Today, Sikkim serves as global model, demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agriculture practices. और हमें ये इकोनॉमिक आउटपुट भी दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल एंड जजिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसका हमें बहुत तरीके से यूज़ करना है, इंश्योर दैट वी यूज़ द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर ह्यूमैनिटी फॉर टू फाइंड मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, मतलब हमारी आने वाली जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, मतलब ज़्यादा जनरेशन यूज़ कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू मेक द स्विच ऑफ टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू एनर्जी, मतलब जैसे कोयले का यूज़ करते थे हम लाइट वगैरह के लिए, तो अब हमें रिन्यूएबल का यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ऐसे। तो ये देखो सोलर पैनल दिए हुए हैं, ठीक है। Even as we deal with these issues, we must be mindful that the distribution and access of resources, including basic ones like water and clean air, is often unfair to some section of society. In cities, many areas do not receive adequate and रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ऑब्वियस ही बात है, हम यहाँ बहुत सारे एरिया में देखते हैं कि प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्री एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट्स those who are unable to protect themselves from these hazards। तो इस तरीके से हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा और हमें इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन के लिए जरूर दबाइए, जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा आप लोगों तक जरूर पहुँचेगा। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, इसकी क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।